ये मुल्क अरबों डॉलर का नुकसान करके अपनी मईशत को बिठा लेंगे, लॉकडाउन कर लेंगे, लेकिन कभी भी ये इनके दिमाग में नहीं आएगा कि इस जो फालतू पड़ी है वैक्सीन, इसी को ही हम डोनेट कर दें। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो इस वीडियो का मौजू ये रहेगा, पहली नंबर पर तो है सऊदी अरब से मुतल्लिक जो क्वेश्चन है। दूसरे नंबर पर हैं जो भाई कहते हैं कि हमने माल्टा नहीं जाना या माल्टा पहुंचकर दूसरी किसी शेंगन कंट्री में जाना है, इसका क्या तरीक़ाकार है। और तीसरे नंबर पर जो भी वेरिएंट फैल रहा है इसके मुतल्लिक बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं मेरा ख्याल है ऐसे तमाम भाइयों से जो कि कहते हैं कि हम माल्टा तो पहुंच गए हैं यूएई से, लेकिन हमें जो भी यार दोस्त हमारे लिंक्स हैं वो ये बताते रहते हैं कि इधर 10 साल भी काम करो आपको इकामा ही है, या आपके पास रेजिडेंट कार्ड ही है, पीआर या पासपोर्ट वाली कोई सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमारा एम या गोल जो है वो डॉक्यूमेंट्स लेना है, पासपोर्ट लेना है, पीआर कार्ड लेना है, ताकि हम ज़हनी तौर पर इस हवाले से आज़ाद हो चुके हैं। भला जो एजेंट के ज़रिए जा रहे हैं जिन्होंने लाखों रुपया खर्च किया है, उनका भी यही ड्रीम रहता है कि हमने यहाँ का पासपोर्ट लेना है, शेंगन पासपोर्ट लेना है, पीआर लेना है, जिससे हम आसानी से मूव कर सकें, किसी भी और कंट्री में आसानी से जा सकें। कोई कहता है जी मैं पीआर लेकर कनाडा जा सकता हूँ, कोई कहता है जी पासपोर्ट से अमेरिका जा सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, वो काम कर सकता हूँ। जब उसको ये बताते हैं लोग कि भाई 10 साल भी काम करोगे फिर भी इस कार्ड को आपको 1 साल के बाद रीन्यू ही करवाना पड़ेगा, तो जो उसके जहन में बातें आती हैं बिल्कुल फितरी या नेचुरल है कि ये बात तो बाजारी तौर पर आनी ही चाहिए कि वाकई जब इसका ये नतीजा है कि इसको हर साल रीन्यू करवाना है तो इससे जान कैसे छुड़वानी है। जैसा कि बंदे सोचते रहते हैं, समझते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि जी शेंगन कंट्री में पहुंच गए, वहाँ 2-4 साल 5 साल लगाए तो हमारे हाथ में पासपोर्ट आ जाएगा। इन सवालात का जवाब जानने की कोशिश से पहले भी ये वीडियो बना चुका हूँ मैं कि लोग डायरेक्ट माल्टा नहीं जाते, वो स्लिप कर जाते हैं किसी और शेंगन कंट्री में। आपकी लीगल एंट्री आप किसी भी शेंगन कंट्री में इजीली लैंड हो सकते हैं, एंटर हो सकते हैं, इस सिलसिले में कोई भी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन डाउटफुल बंदे कहाँ पर हो जाते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हम माल्टा चले गए तो फिर अदर शेंगन कंट्री में कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, हमारे पास कार्ड होना चाहिए। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयर से कोई ऐसी सिलसिले में डील करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, इस हवाले से उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। अगर इंफॉर्मेशन होती है तो बहुत कम होती है, यानी उनके डाउट्स उस हवाले से या उस सिलसिले में क्लियर नहीं होते। तो हमारे भाई जो हैं वो यूएई से गए हैं माल्टा, तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। उन्हें भी लोगों ने यही बताया कि ठीक है आप इधर काम शाम करते हैं, सैलरी अच्छा है। सैलरी भी सिर्फ उनका अच्छी होती है या इस हवाले से जो भी स्किल्स पर डिपेंड करता है। लेकिन बहरहाल जो एजेंट के हाथों रिक्रूटिंग एजेंसी किसी में चली गई जो कि मैन फोर्स सप्लायर है, वो वहाँ पर क्या काम करते हैं, वो कहते हैं भाई ठीक है हमने आपको फ़लाँ कंपनी के हाथों बेफरोख्त कर दिया है या आप उधर काम करेंगे। मिसाल देने की कोशिश करूं, जैसा कि हम सिक्योरिटी गार्ड देखते हैं, सिक्योरिटी गार्ड किसी बैंक में नौकरी कर रहा है लेकिन वो डायरेक्ट उस बैंक का मुलाजिम नहीं है, वो मुलाजिम है किसी सिक्योरिटी एजेंसी का। सिक्योरिटी एजेंसी बिल फर्ज अगर बैंक से 40,000 50,000 रुपये ले रही है तो वो सिक्योरिटी गार्ड को कितना दे रही होगी, 15,000 20,000, इससे ज़्यादा कोई नहीं दे रहा। 40,000 बैंक से लेकर वो 20,000 भी सिक्योरिटी गार्ड को दे रहे हैं तो 20,000 अपना प्रॉफिट या नफ़ा रख रहे होते हैं। सेम यही से आप किसी भी कंट्री में जाकर अगर आप रिक्रूटिंग एजेंसी के पास मुलाजमत कर रहे हैं, उनका अपना कोई बिजनेस नहीं होता, वो आगे मैन फोर्स सप्लायर होते हैं। माल्टा वाले भी यही सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं। अभी भी यूएई से भी कई ऐसे लोग गए हैं जो कि इसी परेशानी का शिकार हुए हैं। एजेंट से वीज़ा ले लिया, बस वीज़ा मिल गया तो सारा क्लियर हो गया। वहाँ पहुँचे, उन्होंने क्या किया, भाई हम तो रिक्रूटिंग एजेंसी हैं, हमारा अपना ज़ाती कोई बिज़नेस नहीं है, हम आपको फ़लाँ सुपरमार्केट में, फ़लाँ होटल में, फ़लाँ रेस्टोरेंट में, फ़लाँ जगह मुलाजमत रखवा देते हैं, आपने उधर जाके काम करना है। हर चीज़ उन पे है, उनका यूनिफॉर्म, उनका ट्रांसपोर्ट उनकी है, एम्प्लॉयर की नहीं है, एम्प्लॉय की है। हर चीज़ की एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है, उसकी रिहाइश, खाना पीना। इवन वो होटल में भी काम कर रहा है, उसको वहाँ भी खाने पीने की इजाज़त नहीं है, बस वो ड्यूटी पूरी करनी है तो वापस जी अपने ट्रांसपोर्ट पर, अपनी टांगों पर, जो भी है सिचुएशन, आपने वापस आ जाना है। और उनकी मर्ज़ी है एम्प्लॉय की आपसे कितने घंटे काम करवाता है, क्योंकि बहरहाल वो इस हवाले से पाबंद नहीं है। अगर उसको 2 घंटे काम करवाना है तो 2 घंटे ही आपसे काम करवाएगा बिलफर्ज। अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको 4.5 यूरो 5 यूरो फ़ी घंटा के दे रहा है, खुद चाहे उस होटल से, रेस्टोरेंट से, शॉप से 8 घंटा फ़ी यूरो ले रहा हो, 9 घंटा यूरो ले रहा हो, लेकिन आपको वो कितना देगा, 4.5-5 यूरो। और आगे जो कंपनी है वो आपसे पूरा काम नहीं करवा रही, मे भी किसी दिन 2 घंटे काम करवाए, किसी दिन 3 घंटे काम करवाए, आपको वापस भेज दे, क्योंकि उन्होंने घंटे के हिसाब से पे करना है। 2-4 बंदे सर पर भी खड़े होंगे कि उनकी कोशिश ये होती है कि जो काम 8 घंटे में होना है वो 2 घंटे में इससे करवा के उसको भेज देते हैं। बहरहाल उन्होंने भी अपनी सेविंग करनी होती है। तो ये तमाम बातें रिक्रूटिंग एजेंसी के ज़रिए जाने वाले जहन में रखें। कल को जाके परेशान होंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट कंपनी में जाएँ जो कि आपको ऑफ़र करी हो, चाहे 900 यूरो सैलरी हो, 1000 यूरो हो, कम से कम पता हो बंदे को मैंने इतनी सैलरी लेनी है। लेकिन रिक्रूटिंग एजेंसियाँ
अपने प्रॉफिट के लिए ये सारा काम कर रही होती हैं और रिक्रूटिंग एजेंसियां ही एजेंट के हाथों वीज़े फ़रोख्त करके लोगों को इस तरह ला रही होती हैं। ये बातें आप ज़रा जहन में रखा करें। 2-4 मशहूर रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, नाम लेना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, सबको ही पता है वो कौन सी है और कैसे काम कर रही हैं। आप खुद इस हवाले से सर्च कर सकते हैं। ये बातें आप जहन में रखें। वापस आते हैं जी अपने मौजू की तरफ। भाई गए हैं जी माल्टा, उन्होंने हिसाब किताब लगाया, उन्होंने कहा भाई इधर अगर रहता हूँ भी हूँ ठीक है, सैलरी अच्छा है, लेकिन वो नेक्स्ट कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कार्ड शार्ड वाली, पासपोर्ट वाली। उन्होंने मशवरा दिया भी जैसे मिथ है या एक हाइप बनी हुई है जी, पुर्तगाल चले जाओ, वहाँ पर 5 साल बाद आपको पासपोर्ट हाथ आ जाएगा। ये वो सारी सिचुएशन जो भी हम सुनते चले आ रहे हैं। चले सही, उन्होंने फैसला किया, वो आ गए हैं पुर्तगाल। रास्ते में कोई पूछ गिछ नहीं हुई। माल्टा मेरा ख्याल है वो 5-6 दिन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्वारंटाइन तो चलो उनका नहीं था, टिकट खरीदी है, बैग उठाया, कोई इस हवाले से ये नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि आपके पास कार्ड होना चाहिए, वर्क परमिट होना चाहिए, ये वो कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है। इजीली पुर्तगाल पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पुर्तगाल आकर बाला उन्होंने ये जो बातें बताई हैं वो ये है कि सैलरी उस हवाले से अच्छा नहीं है। अगर माल्टा में बिल्कुल आप काम करते हैं किसी डायरेक्ट कंपनी में जाके 800-900, लेकिन पुर्तगाल में यही है 400-500 मैक्सिमम 600 तक, और बारह उसमें टैक्स भी अदा करना है 200-250, तो टैक्स ही अदा करना पड़ेगा सैलरी में से आपका एम्प्लॉयर जो है। और इस हवाले से एक और भी बात भी है कि जो एम्प्लॉयर ऐसा ढूंढना है जो बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद आपका टैक्स भी पे करे। जो घटिया होते हैं, हरामी होते हैं, वो यही कहते हैं हम आपका टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन बाद में साल बाद पता चलता है इन्होंने टैक्स ही कोई नहीं पे किया, बंदा फिर उधर ज़ीरो पे ही खड़ा होता है। इस हवाले से छान पटक करके सक्रूट करके वो एम्प्लॉयर तलाश करें या वो कंपनी तलाश करें जिसके पास, चाहे आप कम उजरत पे ही, कम सैलरी पे ही काम कर रहे हो, लेकिन ये बातें आपके जहन में हो कि ये मेरा एम्प्लॉयर जो है ये मेरा टैक्स भी अदा कर रहा है या नहीं कर रहा। टैक्स वो अदा नहीं कर रहा, आपसे काम ले रहा है कम उजरत पर, आप भी करते चले जा रहे हैं कि मैंने बस 5 साल पूरे करने हैं, 2-2.5 साल बाद पता चलता है ये एम्प्लॉयर भी फारिग हो गया, बैंकरप्ट हो गया और इसने बैंक पैसा भी कोई नहीं पे किया, या वो आपको वैसे ही और रास्ते में ही छोड़ दे, या जो भी सिचुएशन करे। इस हवाले से आपने अलर्ट रहना है, क्योंकि इस हवाले से फ्रॉड बहुत ज़्यादा हैं। लोग कहीं पे मुलाजमत रखवा देते हैं अपने जो भी परसेंटेज के हवाले से, बाद में उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई इतने खून सफ़ेद हैं, उतने खून सफ़ेद हैं। वाक़यात आपको बताना शुरू करूँ तो मेरा ख्याल आप थक जाएंगे, मैं भी थक जाऊँगा। इस हवाले से अलर्ट रहें। कोई भी समझते हैं शुगर कोटेड आपको बंदा ये वो, तो शुगर कोटिंग के पीछे जो सिचुएशन नज़र आती है वो फिर आपको जब शुगर कोटिंग हटती है उसी वक्त पता चलता है। सैलरी कम है, जिस वो बंदा घर से आज़ाद है, जिसने घर को 40-50 हज़ार पाकिस्तानी नहीं भेजना, वो पुर्तगाल जाए, मौज करे, साल 2 साल गुजारे। जो घर से आज़ाद है लेकिन जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, जिसने घर में को 70-80 हज़ार खर्चा भेजना है, वो ज़रा सोच समझ के पुर्तगाल जाए। मे बी कमिंग मंथ्स, कमिंग वीक आपको जॉब ना मिले, जॉब मिले तो बहुत कम पैसों में मिले, और इतने पैसों में मिले कि आप खुद गुजारा कर रहे हो, तो फिर बहरहाल वो वर्क नहीं करेगी। जब आप जो कमा रहे हैं उधर ही खर्च कर रहे हैं, तो फिर आपने पीछे क्या भेजना। वो पीछे वाले कहेंगे अच्छा यूरोप गया, इससे अच्छा तो दुबई काम कर रहा था, पैसे तो आ रहे थे ना घर। फिर वो ये सारी बातें हो सकती हैं। इसलिए जो भी ये फैसला करता है, चाहे वो डायरेक्ट पुर्तगाल जाए, स्पेन जाए, जहाँ भी जाए, कम से कम ये फैसला रखे कि माल्टा अगर मैं नहीं जाता, अदर कंट्री में जाता हूँ, क्या मेरे इतने लिंक्स हैं जो मुझे संभाल सकें। और लिंक्स जो हैं वो शुगर कोटेड कह रहा हूँ, कोई ऐसे ना हो कि बैक स्टॉप कर दें आपको जो भी सिचुएशन बनती है। तो इस हवाले से ज़रा अलर्ट रहें। माल्टा भी जाते हैं फिर भी कोई इशू नहीं है, वर्क परमिट बनाना ज़रूरी नहीं है, कार्ड बनवाना ज़रूरी नहीं है, रेजिडेंट कार्ड बनवाना ज़रूरी नहीं है। और जिनके पास कार्ड है वो तो जहाँ मर्जी घूमें फिरें, वापस आएँ, माल्टा जाएँ। कई दोस्त हैं कभी स्पेन जाते हैं, कभी इटली जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, फिर आके माल्टा अपनी जॉब स्टार्ट कर लेते हैं। कई ने माल्टा में जॉब करने के बावजूद अदर शेंगन कंट्रियों में डॉक्यूमेंट सबमिशन करवा रखे हैं, वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगा कि आप माल्टा में भी जॉब करके अदर कंट्री में जाकर डॉक्यूमेंट भी सबमिशन करवा सकते हैं पीआर के लिए। वो भी सोल्यूशन है, लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत है। ये बातें नहीं जी, पुर्तगाल के मुतालिक डाउट मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। आप जा सकते हैं, डायरेक्ट भी जा सकते हैं, माल्टा से भी जा सकते हैं, वर्क परमिट भी बनवाना, रेजिडेंट कार्ड भी बनवाना ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं जी सऊदी अरब के मुतालिक बात करें तो सऊदी अरब के मुतालिक भाई पूछ रहे थे कि क्वारंटाइन स्टार्ट हो गया 5 दिन का, जो डायरेक्ट फ़्लाइट उन्होंने स्टार्ट किया, तो इस हवाले से कितना खर्चा है। अब तक की इतलात के मुताबिक उन्होंने 1500 रियाल, सऊदी रियाल मिनिमम रखा हुआ है कि आपको ये अदा करना पड़ेगा क्वारंटाइन की मद में। इसमें खाना भी शामिल है, पीसीआर टेस्ट भी शामिल है, और एयरपोर्ट से जो आपका पिकअप है वो भी शामिल है। 1500, और फ्लाइट भी मेरा ख्याल है, एयरलाइन टिकट भी अभी ज़रा महंगी चल रही है। पहले तो 70-80 हज़ार रुपये की अवेलेबल थी, अभी मेरा ख्याल ऊपर जाने का खतरा है, या मेरा ख्याल खतरा बढ़ गया अभी, क्योंकि 1 लाख से ऊपर जाएगी टिकट, अंदाज़ा यही है। तो इसलिए जो भी आपको एयरलाइन, सऊदी एयरलाइन की कल मिल रही थी तकरीबन 75 हज़ार रुपये की, आप बुक कर सकते हैं। चेक कर लें बहरहाल ये सिचुएशन। क्वारंटाइन के मतलब मैंने बता दिया भी 1500 रियाल उन्होंने मिनिमम रखा हुआ है, 1500 से ज़्यादा ही आप लेकर जाएं। फिर भी अच्छा यूएई जाकर 14 दिन गुजारने से, ओमान, बहरीन, जहाँ भी जाकर डायरेक्ट फ़्लाइट, फिर भी आपकी ज़रा ज़हनी टेंशन दूर हो जाएगी।
बात वही है, कोई भी वैक्सीन लगी हो क्वारंटाइन मस्ट है, करना पड़ेगा। अदर देन सऊदी आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट कोई भी हो, कोविशील्ड हो, मॉडर्ना हो, साइनोफार्म हो, कोई भी हो, क्वारंटाइन मस्ट है भाई जी। बात करते हैं जब वेरिएंट की, वेरिएंट क्या फैला है। एक मरीज़ बेल्जियम में भी जाहिर हुआ है इसी वेरिएंट का, और ये कह रहे हैं कि ज़्यादा ख़तरनाक है। सबसे पहले यूके ने स्टार्ट किया जी, बंद कर दिया 6-7 के मुल्कों को। उसके बाद माल्टा, जर्मनी, लंबी फहरिस्त है। यूके तो मैं पहले गिनवा चुका हूँ। यूएई ने बंद कर दिया, सऊदी अरब ने बंद कर दिया, बहरीन ने बंद कर दिया, सब ने ब्लॉक कर दिया इस वेरिएंट आने का, अफ्रीका। और इसकी वजह क्या है? 2 इसके मेन फैक्टर हैं वेरिएंट सामने आने के। भाई जो अमीर मुल्क हैं उन्होंने वैक्सीन होल्ड कर रखी है, वो देते नहीं हैं। वो कहते हैं इस वैक्सीन को हमने ज़ाया कर देना, कूड़े में फेंक देना, लेकिन देना नहीं है किसी को। वो अपने लोगों को कहते हैं बूस्टर लगवा लो, बूस्टर लगवा लो। लेकिन जिधर गरीब मुल्कों में जो कि इस हवाले से अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी महंगी वैक्सीन को, वहाँ पर ये वेरिएंट सामने आ रहा है, और ये अफ्रीका के गरीब मुल्कों से ही सामने आ रहा है। ये मुल्क अरबों डॉलर का नुकसान करके अपनी मईशत को बिठा लेंगे, लॉकडाउन कर लेंगे, लेकिन कभी भी ये इनके दिमाग में नहीं आएगा कि इस जो फालतू पड़ी है वैक्सीन, इसी को ही हम डोनेट कर दें। 1500, 2000, 50,000 वैक्सीन डोजेज बेच के ट्विटर पर इन्होंने शोर मचा देना होता है, देखो जी हमने ये डोनेशन कर दी, ये कर दी, वो कर दी, जहाज़ की तस्वीरें लगा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर वो आते हैं जिन्हें वैक्सीन अवेलेबल है फिर भी लगवाने से इनकार कर रहे हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। वो फिर उनका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है। शख्सी आज़ादी के तहत ठीक है, हुकूमत आपको मजबूर नहीं कर रही, लेकिन बहरहाल ये जिम्मेदारी है वैक्सीन लगवाना। अब ये गले पड़ी है बीमारी, तो इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, लेकिन हर बंदा क्या कह सकते हैं, अपनी सोच में आज़ाद है। भाई ये 2 फैक्टर हैं, जो अमीर मुल्क हैं वो देने को तैयार नहीं है, और जो गरीब मुल्कों में बैठे हैं जिनको अवेलेबल है वो भी लगवाने को तैयार नहीं है। ये दोनों मिलकर इस सिचुएशन को मज़ीद वर्स्ट कर रही हैं। और जो कंपनियां बनाने वाली वैक्सीन है उनकी तो क्या ही बात है, वो तो 1 मिनट में तकरीबन हज़ारों डॉलर कमा रही हैं। उनकी तो वैसे ही चांदी बनी हुई है, उनके लिए तो कोरोना जो है वो एक नेमत साबित हो रहा है। वीडियो बहुत तवील हो गई है, मज़ीद करेंगे कल बातचीत या अगली वीडियो में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।